वेल यहाँ पर आ गई हूँ मैं फिर से क्लास 12 के अकाउंट्स के वन शॉट रिवीजन लेकर। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिले हो रहा है वीडियोस अपलोड करने में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पीएचडी भी कर रही हूँ और मुझे पीएचडी का भी बहुत सारा काम रहता है, जिस कारण कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ वीडियोस अपलोड करने में। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जल्द ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर आऊँ। लेकिन अभी हम यहाँ पर चला रहे हैं हमारी वन शॉट रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं अभी तक आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का वन शॉट रिवीजन करवा चुकी हूँ। आज जो करवाने वाली हूँ वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का वन शॉट रिवीजन है। एक ही वीडियो में हम पूरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर समझ लेंगे। वैसे तो ये जो रिटायरमेंट है, डेथ है, वो सारा एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसा ही होता है। मतलब जो जो उसमें एडजस्टमेंट होते हैं वही सारे एडजस्टमेंट इनमें भी होते हैं, पर फिर भी हम इसका एक बार वन शॉट रिवीजन कर लेंगे। आप यदि मेरे वीडियोस देखते हैं, यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ना मुझे हेल्प करता है या मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊं, ताकि आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपने सिलेबस को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का वन शॉट रिवीजन। तो चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है रिटायरमेंट? तो देखिए, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या पढ़ा था कि दो पार्टनर हैं, उसमें से एक तीसरा पार्टनर एडमिट होता है और वो पार्टनरशिप फर्म में जुड़ जाता है। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या होता है? कोई भी पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर किसी भी वजह से, या तो एग्रीमेंट की डीड में लिखा हो या कोई भी कारण से क्या होता है, रिटायरमेंट ले लेता है। तो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर मीन्स द रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट रिमेन द पार्टनर इन द फर्म बट द फर्म कंटिन्यूज। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पार्टनर के रिटायरमेंट लेने से फर्म बंद हो रही है, फर्म कंटिन्यू चलती रहती है। इट मीन्स द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस विद द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर। मतलब ए बी सी तीन पार्टनर थे, हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर थे। जो सी था, इसने बोला अब मेरी एज हो गई है, मैं रिटायर हो रहा हूँ, या इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि सी को रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। ऐसे दो तीन तरीके हैं जो हमें, जिनके कारण रिटायरमेंट होता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो सी क्या करता है? रिटायरमेंट ले लेता है ना। तो अब क्या होता है? अब पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म फॉलोइंग रीजन इफ देयर इज अ एग्रीमेंट टू दैट इफेक्ट। मतलब कोई एक पार्टनर था सी, उस जब एग्रीमेंट बना था या पार्टनरशिप डीड बनी थी तब भी लिखा गया था कि वो सिर्फ 2 साल तक ही इस फर्म में रहेगा, 2 साल बाद वो अपने आप रिटायरमेंट ले लेगा। तो यदि किसी एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है तो उसे रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। इफ़ द एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट देन इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीड टू रिटायर, मतलब उसे रिटायर करना चाहते हैं, सभी पार्टनर ने निर्णय ले लिया है कि अब ये पार्टनर को हम ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा काम नहीं करता है, ज़्यादा अपना समय हमारी फर्म में नहीं लगाता, तो हम इसको रिटायर कर देते हैं। और तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण होता है if the partnership at will by giving a notice to the remaining partner of the decision to retire। मतलब जो पार्टनरशिप है वो बनी है एट विल के हिसाब से, मतलब स्वेच्छा से। जब सब पार्टनर्स की इच्छा हो जाएगी कि नहीं हमें इसे रिटायर करना है तो हम उसे रिटायर कर देंगे। तो यहाँ पर 3 तरीकों के कारण पार्टनर्स का रिटायरमेंट किया जाता है। अब जो लाइबिलिटी होती है रिटायरिंग पार्टनर की, ठीक है, वो क्या है? जैसे जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसकी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। उसी तरह जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसने बोला आज कि मैं कल रिटायर हो रहा हूँ, उसे पहले से प्रोसीजर चालू हो जाता है रिटायरमेंट का, और वही सारे प्रोसीजर होते हैं जो एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय प्रोसीजर होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या होता है? डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या सबसे पहले हमें मालूम करना होता है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको मालूम करना पड़ता है, और साथ ही साथ गेनिंग रेशो भी मालूम करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो ए बी सी मैंने बताया था 3 पार्टनर हैं। जब सी चला गया तो क्या होगा? जो ए और बी बचे हैं तो उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बनेगा ना, 3:2:1 है, और सी चला गया तो या तो ये सी अपना भाग लेकर चला गया, पुराने रेशो में ही दोनों पार्टनर अब जो बचा हुआ है 3:2 में लेंगे। लेकिन यदि हो सकता है सी ने बोला जो मेरा एक भाग था मैं उसमें से आधा आधा 1/2 ए और बी को देकर जाता हूँ, तो उससे क्या निकलेगा? इन दोनों पार्टनर्स का गेनिंग
रेशो भी निकलेगा, जो अभी हम आगे देखेंगे। वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता था, नया पार्टनर आता था और पुराने पार्टनर्स को क्या करता था, प्रीमियम ऑफ गुडविल चुकाता था। क्यों? क्योंकि वो उनकी चलती हुई फर्म में आ रहा है और वहां पर पार्टनर बन रहा है, तो वो क्या करता था, नया पार्टनर जो मतलब जो पहले से पार्टनर्स थे उनको क्या करता था, प्रीमियम ऑफ गुडविल चुकाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो ये सी पार्टनर जा रहा है, इन्हें जो ये बचे हुए दो पार्टनर हैं, ये दोनों मिलके सी को गुडविल का प्रीमियम चुकाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया वो 2 साल से काम कर रहा था, उसका नाम फर्म के साथ जुड़ गया था। बहुत से लोग ऐसे थे जो उसके नाम के कारण वो प्रोडक्ट खरीदने आ रहे थे, तो उसका नाम तो जुड़ा हुआ है ना फर्म के साथ। तो अब वो जा रहा है तो वो कहेगा यार तुम नाम तो अभी भी जुड़ा हुआ है, तुम उसका बेनिफिट लोगे, तो मैं जा रहा हूँ तो तुम मुझे प्रीमियम ऑफ गुडविल दो। तो जो बचे हुए दो पार्टनर है ए और बी, उसके जाते समय उसको प्रीमियम ऑफ गुडविल देंगे, जिसका कैलकुलेशन हमें यहाँ करना है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, बहुत सारी एसेट्स थी जो खरीदी गई थी जिसमें सी ने भी पैसा लगाया था, ठीक है। बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटीज थी जो सी के द्वारा भी ली गई थी, अब उसे सी को भी चुकाना है। तो सी के जाने से पहले ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे ना, वरना वो अपनी लाइबिलिटीज छोड़ के भाग जाएगा, तो फिर ए और बी को चुकानी पड़ेगी। तो उसके जाने से पहले ये काम किया जाता है। रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब कोई रिजर्व बने होंगे जिसमें सी ने भी पैसा अपना लगाया होगा, या कोई ऐसा प्रॉफिट या लॉस होगा जो सी का उसमें हिस्सा होगा, तो उसका भी एडजस्टमेंट करना होगा। यहाँ पर एक नया पॉइंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है ना। अब जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है उसका कुछ पैसा बचा होगा फर्म में, कुछ पैसा उसके फर्म में होगा, या हो सकता है फर्म को उससे कुछ पैसा लेना हो, तो उसका एडजस्टमेंट भी यहाँ पर किया जाएगा। पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरमेंट के समय पार्टनर को कितना पेमेंट करना है उसको देखा जाएगा। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कैपिटल उसने जितनी लगाई थी उसमें से यदि कोई सी बची हुई है तो ये छोड़ के जाना चाह रहा है या लेके जाना चाह रहा है, इसका भी यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा। क्लियर? तो चलिए अब आगे क्या देखते हैं, इसमें इन्हीं चीज़ों को हम पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखो क्या बोल रहा था, पहला क्या बोल रहा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो बच्चों, हर चैप्टर में ये जो बने हुए हैं हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, हर चैप्टर में क्या है, यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकालना है और क्या निकालना है, गेनिंग रेशो भी निकालना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, ठीक है, वो तो जा रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, आप इसे चाहें तो नोट कर लेना, न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस प्रॉफिट शेयर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर, है ना। ये एक ऑप्शन है, यदि रिटायरिंग पार्टनर अपना पार्ट जो था उसको इन दो बचे हुए पार्टनर को देकर जा रहा है, तो कैसे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, उनका जो पुराना शेयर है उसमें नया जो शेयर वो देके जा रहा है उसे ऐड कर लेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर भी 3 केस बनते हैं। पहले केस में तो ये बताते हैं ये कि कुछ भी नहीं दिया है, व्हेन वन पार्टनर रिटायर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, ठीक है। जैसे क्या है, ये बात बोल रहे हैं कि पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, हम थोड़ा सा देख के समझ लेते हैं। ये ABC था, 3:2:1 है, ये C रिटायर हो रहा है, इसका 1 भाग है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया है कि C अपने भाग का क्या कर रहा है, ये उसका जो 1 भाग है उसका क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम क्या मानेंगे कि जब C रिटायर हो रहा है तो जो पुराना 3:2 है, ठीक है, वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यही पहला केस कह रहा है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जट्टी, साहिल एंड रति आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन 5:4:1, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यदि जट्टी रिटायर होता है, साहिल रिटायर होता है और रति रिटायर होता है, ये 3 कंडीशन दी है। तो सिंपल सी बात है, यदि पहली कंडीशन में क्या होगा, यदि जट्टी रिटायर हो रहा है, तो पहला उसका क्या है, 5 था, तो 5 को हटा देंगे तो उसका नया रेशो क्या बन जाएगा, 4:1 बन जाएगा।
इसी तरह साहिल यदि रिटायर हो रहा है तो उसका रेशो हटा देंगे तो नया रेशो बन जाएगा 5:1, और यदि रति रिटायर हो रहा है तो 5:4 बन जाएगा। एक जनरल क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने। इसी तरह से सेकंड केस है, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशो, मतलब जो जा रहा है पार्टनर, ठीक है, उसका एक भाग था, अभी हम बार बार एग्जांपल ले रहे हैं कि उसका एक भाग है। अब एक भाग में से उसने बोल दिया है कि मैं इस एक भाग का 2:1 में ए और बी को दूंगा, ठीक है। एक भाग का जो मेरे पास है उसे 2:1 में ए और बी दोनों को दूंगा, मतलब 2 भाग जो है वो ए को दूंगा और एक भाग है जो मैं बी को दूंगा। तो फिर उसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे वही यहाँ पर देखो बताएंगे। एग्जाम्पल देखो दिया है, ए बी सी पार्टनर है, 5:3:2 उसका रेशो है। बी रिटायर हो रहा है, उसका प्रॉफिट शेयर ए एंड सी ले रहे हैं, किस रेशो में ले रहे हैं, 2:1 में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, रेशो कितना है 5:3:2, और जो ले रहे हैं कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, ठीक है। और कौन, बी जो रिटायर हो रहा है एबीसी में, तो एबीसी में से बी रिटायर हो रहा है। पहले हम ये देख लेते हैं पुराना भाग कितना था, 5/10, 3/10 और 2/10। अब जो ये 3/10 है, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है, ये अपने इस भाग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ए और सी में 2:1 के रेशो में, मतलब 2/3 एंड 1/3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यही चीज इसमें बताई गई है कि जो ए है, शेयर टेकन बाय ए फ्रॉम बी, तो क्या है, ए का शेयर कितना था, बी का शेयर कितना था 3:10, और ए ने कितना लिया है उससे 2/3, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 2/10। इसी तरह ए का नया शेयर कितना हो गया 5/10, तो उसका था ही, उसमें से उसने 2/10 और ले लिया, तो इसको जब हमने प्लस किया तो इसका कितना हो गया 7/10 हो गया। इसी तरह से प्रॉफिट शेयर टेकन बाय सी फ्रॉम बी, तो 3/10 क्या है, उसका जो पुराना ये जो शेयर है वो बी का है, और ले कितना रहा है 1/3 ले रहा है, तो उसका कितना हो गया 1/10 करेंगे। अब 1/10 हो गया तो क्या होगा, 1/10 को प्लस कर देंगे 2/10 में, तो यहाँ पर 3/10 हो जाएगा, तो नया रेशो हो गया 7:3। क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन दी हुई है। इसी तरह से गेनिंग रेशो निकलता है, तो गेनिंग रेशो के भी केस दिए हुए हैं, ठीक है ना। रिटायरिंग पार्टनर से जब वो लेंगे शेयर बचे हुए पार्टनर, तो उनको गेन हो जाएगा ना, तो गेनिंग रेशो भी यहाँ पर हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर भी केस दिया है, व्हेन इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन और व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। यदि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और एग्रीमेंट नहीं बना है, तो जो पुराना रेशो है वही चलता रहेगा। देखिए ए बी सी पार्टनर है, 3:2:1 रेशो है। यदि ए रिटायर होता है, बी रिटायर होता है या सी रिटायर होता है, तो जो पुराना रेशो है वही रहेगा। वही चीज़ इसमें देखिए यहाँ पर दी हुई है। सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन, ठीक है, मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। राम, मनोहर एंड जशन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। मनोहर रिटायर फ्रॉम द फर्म, राम एंड जशन एग्रीड टू फ्यूचर प्रॉफिट इज 3:2। तो देखो यहाँ पर क्या है, नया प्रॉफिट शेयर बताना है। किसका बताना है हमको, राम का और जशन का। क्यों, क्योंकि जो मनोहर है रिटायर हो रहा है ना, मनोहर तो रिटायर हो रहा है, तो हमें नया प्रॉफिट शेयर निकालना है राम का और जशन का। ये मनोहर रिटायर हो रहा है, तो राम का पुराना शेयर कितना दिया है, देखो ओल्ड शेयर न्यू शेयर लिख दिए 3/5 और 2/5। इसी तरह से ओल्ड शेयर लिख दिए 1/2 और 1/5। देखिए राम का कितना है 1/2 और 1/5, ठीक है। अब क्या करा हमने यहाँ पर, देखिए राम का 3/5 में से हमने क्या किया, पुराने शेयर में से नया शेयर माइनस कर दिया। तो पुराना शेयर कितना है 3/5 और नया है 1/2, तो यहाँ पर कितना गेन हो गया, उसको 1/10 हो गया। जशन का उसी तरह से 2/5 में से 1/5 माइनस कर दिया, तो उसको कितना हो गया 2/10 हो गया। तो हमारा जो गेनिंग शेयर हो गया वो कितना हो गया, गेनिंग शेयर हो गया हमारा 1/2, ठीक है। इसी तरह के कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे केस 2 आ गया। केस 2 में भी क्या है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इन एग्रीड रेशो। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए उसका भी मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसे किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयर भी निकालना है और साथ ही साथ आपको गेनिंग शेयर भी निकालना है। सेम सारी वही कंडीशन है जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय समझी थी, ठीक है। अब मैं इसको पूरे क्वेश्चन को नहीं समझा रही हूँ इसीलिए, ताकि
आगे का भी पढ़ना है, वन शॉर्ट वीडियो है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। मैंने जैसा अभी बताया आपको कि जब पार्टनर जाता है पार्टनरशिप फर्म से तो वो क्या करते हैं, जो बचे हुए पार्टनर हैं किसको देते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उनको प्रीमियम ऑफ गुडविल देते हैं। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। क्या फॉर्मूला है, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना। जो वैल्यू ऑफ फर्म है गुडविल की, उसमें प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर को इनटू कर दो तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूले का यूज करके गुडविल को निकालना है। यहाँ पर भी केस बन रहे हैं, देखो, व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक, यदि बुक में गुडविल की वैल्यू नहीं दी है तो क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू रिटायरिंग पार्टनर कर देंगे, ठीक है ना। ये जनरल एंट्री होती है, जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमें जनरल एंट्री से ही उसको शो करना होता है। इसी तरह से केस 2 बन रहा है, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, यदि गुडविल दी है तो क्या करेंगे, पहले ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू गुडविल, पहले सभी पार्टनर्स का भाग देख लेंगे कि कितना है गुडविल, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना। जो गेनिंग पार्टनर है उनको डेबिट कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास से पैसा किसके पास जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर के पास जाएगा, ठीक है। इसी तरह से केस 3 बनेगा, सैक्रिफाइसिंग बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर ऑफ द प्रॉफिट अलॉन्ग विद द रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं गुडविल का और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये एंट्री होगी, इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट है सबसे इसमें लास्ट, हिडन गुडविल। अभी हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी देखा कि कभी कभी क्या होता है, जो नेट वर्थ दी होती है उसमें गुडविल हिडन होती है, तो उसमें से गुडविल निकाल कर और फिर उसका वैल्यूएशन करना होता है। तो यहाँ पर 4 तरीकों से कैसे क्या किया जा सकता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात। उसके बाद क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनका रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट किया जाएगा। इसमें भी वही 2 कंडीशन बन जाती है। पहली कंडीशन में क्या होगा, व्हेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवाइज्ड वैल्यू, यदि रिटायरमेंट के समय जो पार्टनर्स हैं उनकी जो एसेट्स है और जो लाइबिलिटीज है उनकी रिवाइज्ड वैल्यू दिखाना चाहते हैं तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें किसी भी एसेट्स की जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ है या कोई भी लाइबिलिटीज में चेंजेस हुए हैं, जो हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी उसका हमने फॉर्मेट देखा था, वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और यदि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को वो शो नहीं करना चाहते हैं तो ये पूरी स्टेप फॉलो करके, ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके क्या निकालना पड़ेगा, हमको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये नेट इफेक्ट निकालने के लिए ही पूरी स्टेप दी है। ये निकालने की पूरी स्टेप मैं आपको बहुत अच्छे से अपने लॉन्ग वीडियोस में समझा चुकी हूँ। तो आपको यहाँ पर वन शॉट वीडियो में ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रीअसेसमेंट या रीवैल्यूएशन करते हैं तो यदि आप इनकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन यदि आप इनकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो आपको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है या नेट इफेक्ट निकालना है। क्लियर, चलिए अब आगे क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी सेम वैसा ही है जैसा हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा था कि जितने भी आपके रिजर्व हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उन सब की एंट्री की जाती है। जनरल रिजर्व की पार्टनर्स के अकाउंट में डाला जाता है, यदि लॉस होता है तो उनसे लिया जाता है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इसमें भी होता है, ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बताया है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन सी, रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड सेकंड क्या है, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का जो एडजस्टमेंट होता है। ये 2 चीज़ें हर चैप्टर में सेम है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है ना। यदि कोई अमाउंट ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर को तो उसको निकाला जाता है। अब कैसे होता है, सबसे पहले तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट निकालेंगे, शेयर इन द गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज निकालेंगे, शेयर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट
ऑफ हिज रिटायरमेंट निकालेंगे, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर टिल द एंड ऑफ द रिटायरमेंट, ये सब निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये सब हम निकाल लेंगे एडजस्टमेंट देखने के लिए। उसके बाद द अबव आइटम इंक्रीज द क्लेम द रिटायरिंग पार्टनर, द आइटम विच डिक्रीज द क्लेम, मतलब क्या होता है कि यदि कैपिटल ज़्यादा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, यदि पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसकी ज़्यादा कैपिटल रखी है तो वो उसको दे देंगे, और यदि कुछ ऐसा है पैसा है जो हमें जाते जाते रिटायरिंग पार्टनर से लेना है, ठीक है, तो उसको हम ले लेंगे। तो बस वही बता रहे हैं इसमें। तो अब हम इन सब चीज़ों में देखेंगे कि कौन सा पैसा फर्म के पास रखा हुआ है और ज़्यादा रखा हुआ है और रिटायरिंग पार्टनर को देना है, और कौन सा पैसा हमें रिटायरिंग पार्टनर से लेना है, और उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। यदि क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है कि क्या होगा इन पैसों का, तो क्या किया जाएगा। कभी भी बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो रिटायरिंग पार्टनर का पैसा उसे जाते समय तुरंत नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है, और वैसे भी ये कंडीशन होती है कि जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो तुरंत उसे जाते समय पैसा नहीं दिया जाता, तो फिर क्या होता है मैडम, फिर एक लोन अकाउंट खुलता है, ठीक है। और जो जितना भी पैसा होता है जो रिटायरिंग पार्टनर को मिलना होता है उसे कहाँ पर डाल देते हैं, उस लोन अकाउंट में डाल देते हैं। देखिए जनरल एंट्री पास कर देते हैं, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, तो उसे लोन अकाउंट में डाल देते हैं। क्लियर। आप इसे लोन अकाउंट में डालते हैं तो क्या पूरा का पूरा पैसा एक साथ दे देते हैं, नहीं, दोनों कंडीशन बन सकती है कि या तो पैसा पूरा एक साथ दे दें, द पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इज लमसम, या पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, या तो आप एक साथ दे दो या इंस्टॉलमेंट में दो, ठीक है। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको दो तरीके से पैसा दिया जा सकता है। यदि आप लमसम पैसा दे रहे हो, ठीक है, पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट इज लमसम, तो आप क्या एंट्री करोगे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। वैसे ये कंडीशन बहुत कम बनती है, लेकिन यदि आपको उससे लेना है पैसा और आप उनसे लमसम पैसा ले रहे हो, ठीक है ना, उनके पास फर्म को देने का पैसा बचा हुआ था, यदि आप उनसे पैसा ले रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट, मतलब उनसे हमने पैसा लिया, ठीक है। कोई सी भी कंडीशन बन सकती है, दोनों एंट्री नहीं होगी, दोनों में से एक होगी। यदि आप उनको इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो देखो फिर ये 3 तरीके की एंट्री होगी, अमाउंट ड्यू टू ट्रांसफर द रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। फिर क्या होगा भैया, आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो लोन भी पे इंटरेस्ट भी तो बनेगा ना। जैसे आज हमें पैसा देना था, हम दे रहे हैं अगले साल, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो बोलेगा वाह हमें पैसा आज नहीं दे रहे हो, अगले साल दे रहे हो, लोन भी इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हो, तो वो जितना पैसा है उस पर पर्टिकुलर जो दिया होगा कि 5% 10%, उस हिसाब से इंटरेस्ट भी पेड किया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, वो उसके बैंक के अकाउंट में डल जाएगा। यदि पार्शियल पेमेंट है, थोड़ा अभी कर दिया थोड़ा बाद में कर रहे हैं, तो उसकी भी एंट्री यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और लास्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी सेम वैसा ही है जैसा हमने किस में किया था, जैसा हमने किया था हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, कि यदि पार्टनर फर्म से जा रहा है और उसकी कैपिटल उसने कितनी लगाई थी और आज की कंडीशन में उसकी कैपिटल कितनी है बिजनेस में, तो उसका एडजस्टमेंट किया जाता है। यदि कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली थी, जो उसने बोला था वो थोड़े टाइम बाद दे देगा, और उसने नहीं दी और वो उसका रिटायरमेंट आ गया, तो भैया उससे बोलेंगे कि तुम्हारी कैपिटल उस समय तुमने विड्रॉ कर ली थी तो तुम हमें दे दो। तो ये सारी कंडीशन सेम वैसी ही होने वाली है जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय हुई थी। तो यहाँ पर आज मैंने आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के सारे एडजस्टमेंट बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अधिकतर चीज़ें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में वैसी ही हैं जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में थी। इसके बाद में अगला जो चैप्टर है डेथ ऑफ द पार्टनर का 1 शॉर्ट वीडियो लेकर बहुत जल्दी आऊँगी। यदि मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।